So, hello learners, welcome to IES Method and welcome back with this in this new lesson. बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की। लास्ट लेसन में हमने काफ़ी कुछ देख लिया, सीएम देख लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख लिया, उसके पहले गवर्नर देख लिए, है ना। अब देखो, मैं एक चीज़ सजेस्ट जरूर करूँगा आपको, पहले पार्लियामेंट वाला चैप्टर जरूर देख लेना, बहुत डिटेल में इत्मीनान से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। इसको थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे बिकॉज बहुत सी चीज़ें ओवरलैप कर रही है, तो टाइम वेस्ट करने का यहाँ पर सवाल नहीं उठता है। तो आर्टिकल बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। तो सेंट्रल पोजीशन है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बात करें स्टेट के अंदर। आर्टिकल 168 से 212 तक पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है ना। आर्टिकल 168 से 212 तक याद रखना। 8% अगर हम देखें तो 6 स्टेट्स के पास जो है 2 हाउसेज है बाई कैमरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। ठीक है, अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का क्या प्रोसीजर होता है वो आगे देखेंगे हम। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अबॉलिश कर दी गई थी 2019 में, ये बात आप याद रखना। अब बहुत से स्टेट होते हैं जो रिवाइव कर लेते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, पहले हट गई थी फिर वापस लेकर के, है ना। तो इस तरीके से अब मध्य प्रदेश है, उन्होंने बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली को हटा दिया था पहले एक नोटिफिकेशन के थ्रू, तो अभी वहाँ पर एक ही हाउस है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या चक्कर है, वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये प्रोवाइड करता है अबॉलिशन क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स। ठीक है, और कैसे, जिसके पार्लियामेंट जो है अबॉलिश कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी भी, जहाँ पर पहले से है वो, जैसे कि इन 7-8-6 स्टेट्स में जहाँ पे भी है, और क्रिएट भी कर सकता है जहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते, जो 22 स्टेट्स हैं। अब इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि जो हमें जो है सच स्पेसिफिक रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी, याद रखना, एक रेजोल्यूशन लेकर के आया जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी से उस स्टेट असेंबली में, कि हमको जो है बेसिकली क्या करना है, इसको हटाना है या लेकर के आना है, तो उस चीज़ को लेकर के, तो दिस फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज़ नॉट टू बी डीम्ड एज एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368, है ना। तो ऑर्डिनरी पीस ऑफ बिल की तरह ही यहाँ पर लेकर के आ जाएगा, पार्लियामेंट में भी बिल पास होगा डेफिनेटली सिंपल मेजोरिटी से। तो रेजोल्यूशन पास होगा स्टेट लेजिस्लेचर से, है ना, स्पेशल मेजोरिटी से, फिर हो जाएगा लोकसभा या फिर पार्लियामेंट हम कहें, तो वहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से पास कर देंगे, तो वहाँ पर फिर लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगी। अब देखो, इसमें ना बहुत सी दिक्कत है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया कि क्यों ज़रूरत है इसकी, ये सब। अब सबसे ज़्यादा खेला किसके साथ हो गया, ये आंध्र प्रदेश के साथ हुआ। पहले देखो 1987 से लेकर के 1985 तक थी, फिर उसको अबॉलिश कर दिया गया, फिर 2007 में वापस से उसको रिवाइव कर दिया गया, ये सब है। उसी तरीके से 2010 में तमिलनाडु की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन लेकर के आई है कि हमारी यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल वापस रिवाइव करें, ये सब है। फिर वापस से रेजोल्यूशन निकाला 2011 में, एक ही साल की, अब वो अबॉलिश भी करो इसको। तो प्रेजेंटली अगर हम देखें तो ऐसे किस्से चलते रहते हैं, वेस्ट बंगाल का भी चल रहा है, देख लेना उसको। कंपोजिशन देख लो असेंबली का, तो क्या होता है 500, तो बेसिकली मैक्सिमम 500 हो सकते हैं और मिनिमम एटलीस्ट 60 हो सकते हैं, है ना, और डायरेक्टली इलेक्टेड होती है। एंड यस, पॉपुलेशन बेसिकली पॉपुलेशन साइज़ पर भी डिसाइड करते हैं, 60 से 50 के बीच में जो भी रेशियो रहेगा वो इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन साइज। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, सिक्किम, गोवा की बात करें, तो मिनिमम जो है उनकी फिक्स है 30, है ना। और जहाँ हम बात करें मिज़ोरम और नागालैंड की, तो वहाँ पे 40 और 46 यहाँ पर मिनिमम तो होनी चाहिए, इतना है। तो अब ये जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उसके लिए हर स्टेट को बेसिकली डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से नेता खड़े होते हैं और फिर कुछ चुना जाता है। तो बेसिकली पॉपुलेशन के रेशियो में और कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स एलोकेट होगी, उस बेसिस पे ही यहाँ पर इन एरियाज़ को, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को डिमार्केशन किया जाता है। इनको बेसिकली हर सेंसस के बाद रीएडजस्ट किया जाता है, जो डीलिमिटेशन कमीशन के थ्रू, है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, हर सेंसस के बाद ही डीलिमिटेशन कमीशन आता है क्या, तो इसका आंसर है नहीं। देखो, ये आया था 1962, 72, 62, 72, 2002 में, ठीक है। तो इस तरीके से हर बार नहीं आता ये, तो इसमें टाइम गैप भी है काफ़ी। 87th अमेंडमेंट में क्या लिखा था 2003 में, प्रोवाइडेड दैट कि जो डिमिलिटेशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ 2001 census and not on the basis of 1991 census. However, this can be done without altering the total number of the seats in the assembly of each state. 2026 तक तो वैसे भी नहीं होगा। और वही बात है, फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होनी चाहिए SC and STs के लिए। 95 में
रिजर्वेशन को 2020 तक कर दिया गया, बाकी अब 2020 में भी अमेंडमेंट बेसिकली कानून लाया, उसको भी आगे कर दिया फॉर द फर्दर 10 ईयर्स। और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम था उसको हटा दिया। अब काउंसिल की बात करें तो मैक्सिमम 1/3 होती है, जितनी भी असेंबली में जितनी भी स्ट्रेंथ है उसकी 1/3 होती है, मिनिमम 40 होनी चाहिए, ये बात याद रखें, राइट। अब ये जो 40 की लिमिट है वो जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होती है ना, वहाँ अलग है, और 36 बेसिक। मैनर ऑफ इलेक्शन किस तरीके से होता है, देखो 1/3 जो इलेक्टेड होते हैं बाय द लोकल बॉडीज़ इन द स्टेट, है ना, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये सब करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद 1/12 मेंबर्स जो ग्रेजुएट्स हैं, है ना, और वहाँ पर जो रहते हैं उनके द्वारा। उसके बाद 1/12 इलेक्ट किए जाते हैं बाय द टीचर्स, है ना, एंड नॉट लोअर देन द स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बेसिकली एक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया था, प्राइमरी डाल देता, वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग। तो याद रखना, सेकेंडरी से ऊपर के होने चाहिए टीचर्स। 1/3 चुने जाएंगे बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, है ना, अपने मेंबर्स में से, वो आर नॉट मेंबर्स ऑफ द असेंबली, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा जो बाकी के जो हैं वो रिमाइंडर वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, जिनके स्पेशल नॉलेज है, वही सब चीज़ें जैसे साइंस वगैरह। तो 5-6 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और 1/6 जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नर। तो ड्यूरेशन देख लो दोनों हाउसेस की, तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो 5 साल के लिए रहती है, तो कंटिन्यूइंग हाउस नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन है, ये बेसिकली परमानेंट बॉडी है, कंटिन्यूइंग हाउस है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता कभी भी। हाँ, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है 6 साल, और 1/3 मेंबर्स हर दूसरे साल में क्या करते हैं, रिटायर करते हैं। और जो ये बेसिकली जो रिटायरिंग मेंबर्स है वो मतलब एलिजिबल भी है री इलेक्शन होने के, री नॉमिनेट होने के लिए, ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम 50 बार बन सकते हैं। मेंबरशिप क्या होनी चाहिए कि बेसिकली क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीज़न होना चाहिए, है ना, ओथ लेनी पड़ेगी इसको इलेक्शन कमीशन के सामने फॉर द पर्पज़, है ना। उसके बाद 30 साल का होना चाहिए मिनिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लोअर हाउस के लिए 25 साल होने चाहिए, ठीक है। ई मस्ट पजेस अदर क्वालिफिकेशन जो कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगी कभी। तो पार्लियामेंट ने एडिशनल क्वालिफिकेशन रखी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर, तो वो देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ तो लिख ही लो अच्छे से, सुनना उसको बहुत ध्यान से। अगर कोई पर्सन इलेक्ट हो जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो मस्ट बी इलेक्ट होना चाहिए उस बेसिकली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन द कंसर्न स्टेट, एंड टू बी क्वालिफाइड फॉर द गवर्नर्स नॉमिनेशन ही मस्ट बी रेजिडेंट इन द कंसर्न स्टेट, ठीक है। तो रेजिडेंट होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पर्सन लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्ट होता है तो उसको भी इलेक्ट होना ज़रूरी है। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड कास्ट, अगर वो चाहता है रिजर्व सीट से उसको लड़ना है, ठीक है, ये बात है। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन की, तो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो वो, या फिर अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो जाता है, वो सब चीज़ें, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है, या फिर इंडिया का सिटीज़न ही नहीं रहता है वो, है ना, या फिर कोई लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया हो, किसी के एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके अंदर उसकी अगर बेसिकली किस्मत सही नहीं है, और या तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी यही बात की गई, जैसे कि पार्लियामेंट के टाइम पे कही गई थी ना, हमने बात करी थी कि कोई भी इलेक्शन ऑफेंसेस में गिल्टी फाउंड नहीं होना चाहिए, और 2 या 2 से ज़्यादा साल की आपको जो है सज़ा नहीं होनी चाहिए, डिटेंशन भी नहीं होनी चाहिए, है ना, सॉरी, डिटेंशन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं बन सकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इम्प्रिजनमेंट और जो सज़ा होती है सिविल क्रिमिनल केसेस में उनमें, लेकिन डिटेंशन इसका बेसिकली नहीं है ना। उसके अलावा इलेक्शन एक्सपेंसेस अगर इसने लॉन्च नहीं किए, वो सब ये सब चीज़ें ही हैं, बेसिकली सिंपल चीज़ें हैं, ये आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब बेसिकली जो ग्राउंड ऑफ डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, उसके बेसिस जो 10 शेड्यूल के अंदर मेंशन है, उसके बेसिस पे किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होगा। तो चेयरमैन जो रहते हैं इन केस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्पीकर इन केस ऑफ द असेंबली, उन्हीं का फाइनल डिसीजन होता है, राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया था कि ये जो डिसीजन लेते हैं ना चेयरमैन साहब या फिर स्पीकर साहब, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं इसका। तो बेसिस
क्या रहेगी इसकी उससे रिलेटेड चीज़ें, तो उसका अगर केस जाता है तो उनकी सुनवाई की जाती है। ओथ एंड अफर्मेशन बेसिकली की जाती है ना। तो गवर्नर बेसिकली गवर्नर को ही के सामने ओथ लेंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं वेकेशन ऑफ सीट्स की। तो वेकेशन ऑफ सीट की बात करें तो अगर डबल मेंबरशिप है तो उनको एक ही छोड़नी पड़ेगी। डिस्क्वालिफिकेशन अगर कर दिया तो बाई इलेक्शन होते हैं, फिर उनकी सीट खाली होती है। रेजिग्नेशन दे दिया। एब्सेंस है, देखो अगर वो एब्सेंट है ना फॉर द 60 डेज कंटिन्यूसली विदाउट एनी परमिशन, तो भी जो है उनकी सीट चली जाएगी। अदर केसेस जैसे कि अगर उसकी इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया वॉइड बाय द कोर्ट, अगर उसको हाउस से एक्सपेल कर दिया, अगर इफ़ ही इज़ इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा अगर उसको गवर्नर ही बना दिया जाए तब भी। आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर देख लो, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में तो स्पीकर होते हैं। देखो स्पीकर जो है अपने वैसे तो असेंबली के लाइफ टाइम तक ही रहते हैं, लेकिन 3 ऐसे केसेस हैं जब इनकी सीट्स खाली हो जाती है। पहली, अगर वो असेंबली के मेंबर नहीं रह पाते हैं तो, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ असेंबली। नेक्स्ट, अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को लिख देते हैं, या फिर उनको बेसिकली एक तरह से इम्पीचमेंट ही बोल लीजिए, अगर उनको हटा दिया जाता है बाय द हाउस, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी से, है ना। 14 दिन का एडवांस नोटिस देते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है ना, इंक्वायरी होती है, वो सब चीज़ें, उसके बाद उनको हटा दिया जाता है। स्पीकर के पास कौन कौन सी पावर होती है, वही ऑर्डर एंड डेकोरम देखते हैं। फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं किसी भी कानून का, मनी बिल या उसके, इससे बात करते हैं। ही एडजर्न्स द असेंबली और सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ कोरम, कर सकते हैं। एंड इसके अलावा वोट नहीं करते हैं फर्स्ट टर्न पे, लेकिन कास्टिंग वोट करते हैं इन केस ऑफ द टाई, ठीक है। अब ये अलाउ करते हैं सीक्रेट सीटिंग भी हाउस की एज अ रिक्वेस्ट टू द लीडर ऑफ द हाउस। मनी बिल है कि नहीं है वो भी इन्हीं के डिसीजन इनका फाइनल होता है, ये सब चीज़ें। डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैटर्स पर भी इन्हीं का डिसीजन फाइनल होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इंस्टीट्यूट। चेयरमैन जो होते हैं सारी कमिटीज़ के, है ना, उनको ये अपॉइंट करते हैं, और ये खुद भी चेयरमैन होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। डेप्यूटी स्पीकर देख लो भाई, डेप्यूटी स्पीकर क्या है, इनको भी इलेक्ट किया जाता है बाय द असेंबली, है ना, उन्हीं के मेंबर से। तो स्पीकर का इलेक्शन जब हो जाता है ना, उनके बाद इनका इलेक्शन होता है, तो इनको भी वही 3 केसेस में ही हटाया जा सकता है, और हटते हैं, ठीक है। अगर जिस दिन स्पीकर नहीं आते तो उस दिन उनकी ड्यूटी ये फुलफ़िल करते हैं। तो बेसिकली एक पैनल होता है ऑफ चेयरमैन, उसमें कुछ बेसिकली मेंबर्स को एज ए डेप्यूटी चेयरमैन के पद पर हम यहाँ पर कार्यकारी चेयरमैन के तौर पर काम करा सकते हैं, अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट है तो। काउंसिल के चेयरमैन देखें, काउंसिल के चेयरमैन में वही 3 ग्राउंड्स इनको हटाने के, उनकी सीट वेकेंट होने के। इनके फंक्शन एज ए चेयरमैन ऑफ द काउंसिल सिमिलर जैसे स्पीकर के होते हैं असेंबली में, लेकिन एक दिक्कत है कि स्पीकर ही डिसाइड करता है मनी बिल के बारे में, ये नहीं करते हैं, तो ये याद रखना। एंड सेम इन द केस ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। अब मैं बिल्कुल स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल भी जो है पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पहले वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो। ये रिपीटेशन है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस होगा तो मैं बिल्कुल हाईलाइट करके बता ही रहा हूँ, तो है ना। सेशन देख लीजिए भाई सर नाम। सबसे पहले करते हैं समनिंग, उसके बाद करेंगे जर्न। समनिंग क्या होता है कि समन करते हैं टाइम टू टाइम हाउस को, है ना। मैक्सिमम गैप 2 सेशन के बीच में रहता है ना, और मतलब 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए समन करने के। समन यानी हाउस को बुलाना लेटर को, तो एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर ये रहना चाहिए। एडजर्नमेंट का मतलब होता है सस्पेंड कर देते हैं सिटिंग को, सेशन को नहीं करते, सिटिंग को करते हैं। कुछ घंटों के लिए कर देते हैं, दिनों के लिए कर देते हैं, हफ्तों के लिए कर देते हैं, ये सब चीज़ें। और एडजर्नमेंट सिंडाई का मतलब होता है कि एडजर्न जब तक कर दूंगा जब तक बेसिकली कोई टाइम इनडेफिनेट पीरियड के लिए है, टाइम लिमिट नहीं होती है इसके लिए। अगर ऐसे ही एडजर्न करते हैं तो एडजर्न टिल 12 o'clock ऐसा बोल के जाते हैं वो। जब सिंडाई होता है तो इनडेफिनेट पीरियड, यानी कि वही बताएंगे फिर आज कब आएगा वापस। प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर कब बोल डिक्लेयर करते हैं हाउस को, जब हाउस का बेसिकली हाउस को एडजर्न सिंडाई कर देते हैं ना, तो बिजनेस ऑफ द सेशन इज कम्प्लीटेड विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। गवर्नर जो है नोटिफिकेशन इशू करते हैं और हाउस को प्रोरोग करते हैं, पूरा सेशन को प्रोरोग करते हैं। हाउएवर गवर्नर कैन ऑल्सो प्रोरोग द हाउस विच इज़ इन सेशन
अनलाइक एन एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स अ सेशन ऑफ द हाउस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन क्या है बताओ। डिसोल्यूशन वेरी वेरी सिंपल है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बीइंग अ परमानेंट हाउस, वो डिसोल्यूशन हो नहीं सकती। तो लेजिस्लेटिव असेंबली है सिर्फ, उसको डिसोल्यूशन होती है। तो प्रोरोगेशन नहीं है। अनलाइक अ प्रोरोगेशन, जो डिसोल्यूशन होता है ना वो पूरी लाइफ ख़त्म कर देता है एग्जिस्टिंग हाउस की, है ना। अगर प्रोरोग कर दिया तो आने वाला समय जो है उसमें उसको वापस बुलाया जा सकता है, लेकिन अगर डिसॉल्व कर दिया तो आने वाला समय ही नहीं बचता उसमें, है ना। खत्म, आपकी सरकार गिर जाती है, खत्म हो जाती है एक तरीके से। अब इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं कि अगर हाउस को डिसॉल्व कर देंगे तो उससे जब उसमें बिल रहते हैं वो लैप्स होंगे नहीं होंगे। तो देखो, अगर बिल पेंडिंग है असेंबली में, है ना, तो वो लैप्स हो जाता है, ये बात याद रखना। अगर बिल पास कर दिया असेंबली ने लेकिन पेंडिंग है काउंसिल में, वो भी लैप्स हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बिल पेंडिंग है काउंसिल में और पास नहीं हुआ है असेंबली में, तो वो लैप्स नहीं होता है। यानी कि काउंसिल से बिल, काउंसिल तो डिसॉल्व हुई नहीं ना, तो वहाँ से पास कर दिया, अब वो पेंडिंग है बेसिकली असेंबली में और पास नहीं किया, तो वो लैप्स नहीं होगा। अब बिल पास कर दिया असेंबली ने एंड या फिर दोनों हाउसेस ने, लेकिन गवर्नर का असेंट नहीं मिला है, तो वो भी लैप्स नहीं होता। अगर कोई बिल पास कर दिया असेंबली ने, राइट, और या फिर दोनों हाउसेस ने, और लेकिन राष्ट्रपति ने उसको रिटर्न कर दिया फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द हाउस, तो वो भी लैप्स नहीं होता, है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोरम क्या होता है? कोरम बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं कि हाउस के बिजनेस को चलाने के लिए प्रेजेंट हो, तो वो 1/10 होता है, याद रखना। ये नंबर 1/10 होता है द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स। वोटिंग इन द हाउस किस तरीके से होती है? वोटिंग वही मेजोरिटी ऑफ द वोट्स अगर हो जाए जिसको मिल गया वो जीत जाता है, और कास्टिंग वोट की जाती है बाय द स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जो उस टाइम पे चेयर होता है इन केस ऑफ द टाई। लैंग्वेज स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, कुछ भी ले सकते हो, टू बी द लैंग्वेज ऑफ ट्रांजेक्टिंग बिजनेस इन द। लेकिन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना, जो बेसिकली हमारे स्पीकर हैं या फिर चेयरमैन है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो वो क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं किसी भी मेंबर को कि वो अपनी मदर टंग में एड्रेस करें भैया। तो स्टेट लेजिस्लेचर इज़ ऑथोराइज टू डिसाइड कि उसको इंग्लिश कंटिन्यू करनी है डिसकंटिन्यू करनी है। ठीक है, अब यूपी का है जैसे, वहाँ पर हिंदी कंपलसरी है ना, वहाँ सब काम हिंदी में होता है। ठीक है, तो ये बात है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ पर 25 ईयर्स के लिए टाइम लिमिट थी। अरुणाचल प्रदेश के लिए, गोवा, मिजोरम, यहाँ पर 40 साल थी। बाकी 15 साल थी बाकी के स्टेट्स के लिए इंग्लिश की एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन इसको भी कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते जाएगा इंडेफिनिट पीरियड के लिए। राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, तो यस, मिनिस्टर जो है वो किसी भी हाउस की में बेसिकली प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, लेकिन वोट नहीं कर सकते, है ना, ये बात ही करेंगे। सेम एज हम बात करते हैं जब हमने पार्लियामेंट में बिल पास करवाए थे ना, किस तरीके से होता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ऑर्डिनरी बिल्स में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रीडिंग 3 रीडिंग्स में होते हैं, तो मैं कहता हूँ सेम ही है, एकदम सेम है। बस इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि जो गवर्नर के पास जब असेंट के लिए जाता है तो एक ऑप्शन क्या रहता है कि वो रिजर्व कर लेते हैं राष्ट्रपति के लिए। मनी बिल का भी सेम प्रोसीजर है ना। तो ये यहाँ पर देखो एक डिफरेंट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू डिसॉल्व डेडलॉक, लेकिन यहाँ पर हो सकता है ना। ऑर्डिनरी बिल्स के बाद के केस में यहाँ पर जॉइंट सिटिंग हो सकती है, यहाँ पर नहीं हो सकती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा डिफरेंस है यहाँ पर कि जो लोकसभा है वो राज्यसभा को ओवरराइड नहीं कर सकती ना बिल के टाइम पे, है ना, फॉर द सेकेंड टाइम। अगर दूसरी बार भी राज्यसभा ने उसको वापस कर दिया तो फिर उसको पास करना पड़ता है या फिर उसको वापस लेना पड़ता है, जैसे भी रहे। सेकंड बात करते हैं यहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ओवरराइड द लेजिस्लेटिव काउंसिल इवन सेकंड टाइम, ठीक है, एंड नॉट वाइस वर्सा, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं कर सकती। तो ये एक स्पेशल पावर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रपोज अमेंडमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली और डज नॉट पास द बिल विद इन मंथ, तो जो बिल है वो पास माने जाएगा फ्रॉम द हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के पर्सपेक्टिव से बाय बोथ द हाउसेज इन द फॉर्म विच इट वॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द सेकेंड टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। और यहाँ पर एक और डिफरेंस है, और ये है कि जो मैकेनिज्म होता है ना बिल पास करने का दूसरी बार टू रिजोल्व डेडलॉक,
अप्लाइज टू अ बिल ओरिजिनेटिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ, ओरिजिनेट हुआ ना, तभी ये डेडलॉक इस तरीके से पास होगा कि दूसरी बार भी जब काउंसिल उसको भेज देती है या फिर पास नहीं करती है 1 महीने के अंदर, तो उसको पास मान लिया जाता है। When a bill which has originated in the legislative council and sent to the legislative assembly is rejected by the legislative assembly but the bill ends and become dead। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो ओरिजिनेट होता और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको रिजेक्ट कर दिया ना, तो वो ख़त्म हो जाता है, उसको दोबारा नहीं बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जा सकता। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल कब होते हैं? जब बेसिकली ऑर्डिनरी बिल पास करना हो, सेकेंड कोई ऑर्डिनेंस पास करना हो, तीसरा मिनिस्टर्स के सिलेक्शन में, चीफ मिनिस्टर, ये सब उसमें। उसके बाद रिपोर्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की आती है, फाइनेंस कमीशन, PCSC, कंट्रोलर, इन सब के। और ज्यूरिसडिक्शन जब इनलार्ज करना हो स्टेट PCS का, उसमें भी। अनइक्वल कब रहती है? मनी बिल डेफिनेटली। एंड क्योंकि काउंसिल जो है रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसको अमेंड भी नहीं कर सकती। असेंबली कर सकती है डेफिनेटली, रिजेक्ट भी कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिकमेंडेशन जो बेसिकली काउंसिल देती है। फाइनल पावर टू डिसाइड द वेदर पार्टिकुलर बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, ये स्पीकर के पास है असेंबली में। ठीक है, ये सब चीज़ें तो बहुत सी बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द मोस्ट पावरफुल बॉडी ना इन द स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब प्रिविलेजेस वही हैं, देखो प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट में थे, किसी को भी आए मतलब किसको अलाउ करना है, ये सब इसके स्टेट के रूल्स पे बेस्ड है ना। स्ट्रेंथ के बारे में मैंने बात करी, यही सही। अभी प्रेजेंटली कितने बेसिकली सीट्स अवेलेबल हैं, चलो मुझे बताओ आपके स्टेट्स में कितने सीट अवेलेबल है ना, मध्य प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, मेघालय से, कहाँ से, है ना, तो मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन। एंड जब तक के लिए अब जो है हम इसी को रिवाइज करो कंटिन्यूसली, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे, हमने अभी तक क्या पढ़ा, गवर्नर पढ़ लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बेसिकली CM पढ़ लिया, है ना। अब हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट लेजिस्लेचर भी कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अगले लेसन, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।